धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बार बार आपको पिछले कई बार से मैं कह रहा हूं कि 3 चरणों के मतदान के साथ, यानी कि बंगाल में जहां 3 चरण संपन्न हुए हैं, वहीं देश के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भी चुनाव संपन्न हो गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का और उसके भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का पूरा फोकस बंगाल पर होने जा रहा है। और इसी बीच जब चौथे चरण का मतदान हुआ और उस दिन जो तस्वीर उभरी कूच बिहार से, वहां पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई और यह आरोप पैरामिलिट्री फोर्सेज के सीआरपीएफ जवानों पर लगा। इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे ये कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी कह रही है कि अमित शाह की साजिश बेनकाब हो गई है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। तरह तरह से और भी इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि बाकी बचे 4 चरणों में क्या और ज्यादा हिंसा देखने को मिलेगी बंगाल के अंदर। एक सवाल हमारा ये रहने वाला है और दूसरा सवाल हमारा ये रहने वाला है कि हमारे एक साथी हैं मिस्टर के कृष्णकांत जी, वो बंगाल अभी घूम के आए हैं। तो उन्होंने बंगाल को जो देखा है, वहां पर जो चुनाव है वो किस तरीके से होने जा रहा है, क्या बाकी में विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, या जिस तरीके से भाजपा ने पूरे चुनाव का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की है और अब तो असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री करा दी है, 7 सीटों पे वो भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के जरिए शायद ध्रुवीकरण नहीं किया जा रहा था उस तरीके से। असदुद्दीन ओवैसी के आने से ज़्यादा बेहतर ढंग से हो सकेगा या किया जा सकेगा, उस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। तो वो हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। और इनफैक्ट मैं आई लुक फॉरवर्ड कि आपसे हमारी बातचीत हो जी, और हमारी जो समझ है वो सुनने वालों तक जाए। हमारा काम है अपनी बात को आम लोगों के सामने रखना, वरना तो उन्हें जो सुनना है वो सुनते रहें। यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँ सर, आज बातचीत शुरू करने से पहले, आशाराम जेल में है, रेप का आरोप है, मर्डर का आरोप है, राम रहीम पर हत्या का आरोप है, पत्रकार तक की, वो लोग जेल में है। लेकिन आज भी उनके मानने वाले, चाहने वाले जो हैं, वो उनको कोई पिताजी कह रहा है, कोई उनको बापू कह रहा है। वही हाल आज जो सत्ता चल रही है देश में, कितना भी बुरा देश का हाल हो जाए, कितने भी दंगे बवाल हो जाएं, कितने भी लोग सवाल उठा दें, लेकिन जो भक्त हैं वो कह रहे हैं नहीं जी, मोदी जी सबको ठीक कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल सही है। बल्कि हमारा देश, पहले भी मैं अपने साथियों को कह चुका हूं कि हमारा देश तमाशाबीनों का देश है ना, कंट्री ऑफ स्पेक्टेकल्स। तमाशाबीन सही उसका हिंदी शब्द है कि नहीं, कहना थोड़ा मुश्किल है जी। लेकिन यहाँ तमाशा हो रहा है, जहां मदारी जो है डुगडुगी पिट रहा है, दिख रहा है, जो भी अनाप शनाप बक रहा है, जनता ताली बजा रही है। और यह बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। और अभी इस हवा का, यानी मूर्खतापूर्वक हवा का, यानी अंधविश्वास का दौर ऐसा गुजर रहा है, लगता है जैसे हम 14वीं 15वीं शताब्दी में जा चुके हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे वो बाबा जी आज तक बने में जेल में जाने के बाद भी, वैसे ये बाबा जी भी अपने सारी चीजें कर ही रहे हैं देश में घूम घूम के। खैर, छोड़ देते हैं मुद्दे को, कूच बिहार की बात करते हैं। कल वहां पे हिंसा हुई, हिंसा के बाद जिस तरीके की बयानबाजी आई वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो सीआरपीएफ पे खड़ा हुआ। हालांकि सीआरपीएफ ने कहा कि लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, हमने हवाई फायरिंग की। अब बताइए, हवाई फायरिंग में किसी की मौत होती है क्या? 4 लोगों की मौत हुई। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को सर? शुरुआती दौर में जैसा सीआरपीएफ ने कहा कि एक कोई उनका मतलब वोटर या कोई होगा जो बीमार था, जिसका वो देखभाल कर रहे थे, हालांकि वो मर चुका था, और अफवाह फैली कि उसे सीआरपीएफ ने मार दिया है और जनता वहां जमा हो गई। और सीआरपीएफ के हिसाब से कहें या इलेक्शन कमीशन से भी कहें तो जो जनता थी वह इनसे बंदूक छीनने की कोशिश कर रही थी। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जनता टीएमसी की हो, कहीं भी हो, ये बंदूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, यह संदेहजनक बात है। ये माओवादिस्ट नहीं थे, इनको हथियार से लेना देना नहीं था। झड़प जरूर हुआ होगा और इन्होंने क्लोज रेंज से फायर की है। और फायरिंग इसलिए केवल नहीं की है कि हवा में की, जैसा आपने कहा या सीआरपीएफ में कहा। ये आत्मरक्षा ही नहीं, इन्होंने आत्मरक्षा में जनता को एक दुश्मन की तरह लिया और उनको मारने के लिए गोली चलाई, इसमें संदेह नहीं है। और यह अवसर इनको पहले से ऐसा हो भी सकता है इन्होंने प्लान किया हो। बहुत सारी घटनाएं देश में घट रही हैं और हम देख रहे हैं कि ये जानबूझकर यह प्लान करके सुनियोजित तरीके से उस स्थिति को पैदा किया जाता है जिसमें कि यह चीज हो सके।
और अभी तक वहां पे जो वाम का जो भी जोड़ था उसको बिल्कुल खत्म करके सीधे दीदी वर्सेस दादा, यानी दीदी बनाम दादा बनाया जा रहा है। दीदी तो समझ रहे हैं, दादा मतलब वहां की जनता, जैसे मैं गया था, वह मोदी को या शाह को कह रहे हैं, और यह बनाने से उनको फायदा हो रहा है। इसका कारण यह है कि भाजपा का बंगाल में कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। आरएसएस ने जितना भी काम किया हो, इसके बावजूद भी जिस तरह से टीएमसी का है या लेफ्ट का है, यहां तक कि कुछ थोड़ा मोड़ा कांग्रेस का भी है, इन लोगों का नहीं है। और इनका एकमात्र जरिया है, वह है हल्ला करना, शोर मचाना। ठीक है, उनके हल्ला करने, शोर मचाने पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आपसे कि आपने वहां जमीन पे जाके किन किन जिलों में क्या क्या स्थितियों को देखा। लेकिन फिलहाल कुछ बिहार पे ही रहते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने आपको जाने की इजाजत नहीं देंगे कुछ बिहार, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगी। क्या आपको लगता है कि जो अगले चारों चरणों का मतदान होने जा रहा है उसमें कूच बिहार में जो मौतें हुई हैं और उसमें सेंट्रल फोर्सेज का जो हाथ सामने आया है या उनकी जो भूमिका सामने आ रही है, वो ममता बनर्जी के लिए बड़ा मुद्दा होगा? होना तो चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कूच बिहार में वापस आते हुए वहां के आईजी, एसपी वगैरह वगैरह के इन्होंने ट्रांसफर कर दी है। इनफैक्ट एक खुलेआम लग रहा है, उनका डायरेक्ट जो उनके एमपी हैं उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मो शाह के इशारे पे काम कर रहा है, उन्होंने ट्वीट किया। और ये जो हत्या है उसको हम आगे लेकर चले तो ये बहुत बड़ा मौका, ये भाजपा उसको लेने की, भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन, सीआरपीएफ और जितने भी हैं, ये एक स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं भाजपा का, चाहे वो जानबूझ से कर रहे हो या गलती से कर रहे हो। गलती से करने की संभावना नहीं बन पा रही है, जानबूझ के ही लग रहा है। और इस हालत को केवल ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि विपक्ष के जितने भी हैं, इस चुनाव का वो उपयोग करके ये बताने की जनता को कोशिश करे, हल्ला के रूप में नहीं, बहुत ही हर जगह, हर नुक्कड़ में, हर अपने सभा में, हर पर्चा के द्वारा बताएं कि देखो यह अभी सत्ता जो है पूर्ण रूपेण एक पार्टी के अंदर में आ चुका है और वह भी पार्टी किसके लिए काम कर रही है, यह आपको समझना चाहिए। क्या बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का चुनाव है या भाजपा के लिए और ममता बनर्जी के लिए ये देश का चुनाव? क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि एक पैर से बंगाल जीतूंगी और दो पैर से देश जीतूंगी, और वो जिस तरीके की टोन बोलती हैं, भाजपा वालों को सीधे सीधे गुंडा बोलती हैं, तो क्या भाजपा वाले भी समझ रहे हैं कि अगर हमने ममता को यहां नहीं रोका, बंगाल में उनको नहीं हराया, तो ये हमारे लिए देश में सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सीधे हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक करता हो। तो बंगाल का चुनाव बंगाल का ना रह के देश का चुनाव बन गया क्या? ये बहुत सही प्रश्न आपने कहा और प्रश्न में ही आपने एक तरह से जवाब भी दिया। ये पांचों राज्यों में बंगाल एक स्पेशल है। बाकी चार राज्यों में क्या होगा भाजपा को पता है, कुछ खास नहीं। पुडुचेरी में भले ही जीत जाए, बाकी जगह इनकी जीत के आसार नजर नहीं आ रहे। तमिलनाडु, केरल तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और बंगाल में जहां की वाम का रहा है, 30-35 साल तक उन्होंने सत्ता संभाली, उसके बाद से टीएमसी आई जिसने भी 2 बार चुनाव जीती, और यहां पे इनको कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है कि हम प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि संभावना बहुत प्रबल नहीं होने के बावजूद यह हंगामा कर रहे हैं और इस तरह का माहौल बना रहे, दिखाने के लिए हम जीत रहे हैं। और यदि बंगाल में जीतते हैं ये, तो इनका बाकी जगहों में जो पैर एक तरह से मैं कहूं उखड़ रहा है, क्योंकि ये हंगामा करने के अलावा, भूपू मीडिया के अलावा, ये वास्तव में काम तो कुछ कर सकने में समर्थ नहीं है। रोजगार नहीं दे सकते, शिक्षा और स्वास्थ्य में से भी पैसे हटा रहे हैं, यहां तक कि वीमेन सेफ्टी पे जो मद है, जो पैसे हैं, जो बजट है, वो भी तक कम कर रहे हैं। फौज को भी पैसा इन्होंने कम कर दिया। ये बाकी कहीं कुछ कर नहीं सकते। और इस हंगामा में यदि इन्होंने बंगाल जीता तो यह इनके लिए एक बहुत बड़ी विजय का वो एक स्तंभ होगा, एक पिलर होगा आगे करने के लिए, कि पूरे भारत में, और इसका नतीजा वहां तक जा सकता है, मैं यदि जोड़ू पूरे भारत में, ये वहां पर लेकर जाएंगे जहां पे कि 2024 में किसी न किसी कारणवश कहेंगे कि चुनाव की जरूरत अभी नहीं है, या स्थिति ऐसी नहीं कि हम चुनाव ना करें। चलिए, हम उस पर नहीं जाना चाहते कि चुनाव ना करें, चुनाव की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा मानना यह है कि 2024 में 99 साल पूरे हो जाएंगे आरएसएस के, 100 साल में आरएसएस दाखिल हो जाएगा। अगर उससे पहले ममता बनर्जी बंगाल में जीत जाती हैं और वो वहां अपने भतीजे को छोड़ के सेंटर की पॉलिटिक्स करने के लिए आ जाती हैं, और जिस टोन में वो भाजपा के नेताओं को गुंडा बोलती हैं, तो 2024 मनाना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए आरएसएस का या चुनाव लड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और बंगाल, और इसको ममता बनर्जी ने पहचाना। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस और यहां तक कि वाम तक को, जो उनका बेट नोयर
कहें या सीपीएम के लिए जबरदस्त एक ऐसी है जो कि लगता है कि सीपीएम का मुख्य दुश्मन आज ममता दीदी है और वाइस वर्सा हुआ है। इस चीज को भी भुलाकर ममता बनर्जी ने अपना इशारा दिया, खुलेआम लेटर लिखा, इनको कहा कि भाई आप हमारे साथ आके मिले, और यह जरूरत था, लेकिन खैर नहीं हुआ। और यहां से यदि ममता बनर्जी जीतती हैं, टीएमसी जीतता है, तो ये भाजपा के लिए खतरा होगा, पूरे देश के लिए होगा। और एक बिहार के बाद से यह अगला कदम है। बिहार में भाजपा के जीतने के बावजूद जो वहां की एक धरती बनी, उसका यहां सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, और यह भाजपा के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर जीतती हैं तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी होगा, क्योंकि पूरे देश में जितने तमाम विपक्षी नेता हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी में दम नहीं है। जिस टोन में ममता बनर्जी बात करती हैं, अगर वो दिल्ली आके उस टोन में बात करने लग जाएंगी, और आपने देखा होगा ना, गली मोहल्ले में देख लीजिए, कोई बदमाश टाइप का हो, उसके सामने जब कोई दूसरा बदमाश नहीं खड़ा होता ना, तो उसकी बदमाशगिरी डाउन नहीं होती है। तो इनको इन्हीं की टोन में बात करने वाला जब कोई नेता खड़ा होगा ना देश में, तभी इनकी राजनीति शायद डाउन होगी, और इसीलिए घबराए हुए हैं और इन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है बंगाल में। खैर जाने दीजिए, जो होगा वो सामने आएगा। फिलहाल बात करते हैं आपके बंगाल दौरे की। कहाँ कहाँ पे पहुंचे आप बंगाल में? जी, मैं कलकत्ता गया था, करीब 4 या 5 दिन रहा वहां पे, और कलकत्ता हावड़ा गया, इर्द गिर्द के इलाकों में भी गया, बेसिकली सबर्ब में गया, और मेरी कोशिश रही कि आम जनता से बातचीत करूं। साधारण बस में, जो सरकारी बस था, लोकल ट्रेन थे, नॉर्मल टैक्सी में थे, उन सब जगहों में गया और आसपास के लोगों से बातें की, और उनको ये नहीं बताया कि मैं क्या हूं। मैं अपने पत्नी के साथ था। मैं बोला कि मैं मुख्य रूप से एक पत्रकार हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें भाजपा के भी लोग मिले, टीएमसी के मिले, वाम के भी मिले। एक भाषण भी सुना सीपीएम का, जहां ये बृंदा करात और मणिक सरकार आए थे। जी, उनके सीपीएम की जो नई नेता है वो भी आई थी, जो जेएनयू से भी गई हैं। आयुषी घोष। जी जी, नहीं, ऐश घोष को तो मैं नहीं था उसमें, नहीं, जो दूसरी हैं उनका नाम है ये दिस्पिता धर। अच्छा। हाँ, ये हावड़ा से उतर के वहां से फिर मेरे आगे जाना पड़ा, करीब वहां से भी 1.5-2 घंटा लगा। तो मुख्य रूप से मैं जनता के बीच में जाने की कोशिश की और उनसे समझने की कोशिश की कि क्या वहां पे। तो यह मेरे दौरा का मतलब, मैं कहूँ तो एक तरह से सफल भी रहा, और वो देख निकला क्या सर? जी, तो इसमें 2-3 बातें हैं। पहले वाम से आते हैं। वाम की एक वैसे धड़ा है जो कि बिल्कुल टीएमसी और बीजेपी को एक तरह से देखता है, और दोनों उसके लिए दुश्मन है, और कहते हैं कि सीपीएम को वोट दे। और सीपीएम, कांग्रेस, और जो उनका तीसरा है वो क्या नाम है उसका, इंडियन सेकुलर फ्रंट, आईएसएफ। और इनका एक तरह से कहें यहाँ पे तो काफी पकड़ है जनता के बीच में, चुपचाप शांति से काम कर रहे हैं। कितने वोट मिलेंगे, कितने इनको सीट मिलेंगे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सर्वे के रूप में मैंने काम नहीं किया, लेकिन इनका अंडर करंट बहुत जबरदस्त है, खासकर कलकत्ता के सबर्ब में जो है वहां पे। और इसका कारण है, मतलब 3 तरह के जनता से मिला, उसका कारण ये बताऊं कि बंगाल की जनता एक वेलफेयर मेजर्स को समझती है। वेलफेयर मेजर बोलने से ये मतलब हुआ कि अभी भी मैं वहां पे सड़क के किनारे हम लोगों ने भात माछ खाए, 20 से 25 रुपया में एक प्लेट मिल जाते है, एक आदमी का पेट भर जाता है। हावड़ा से मैं न्यू टाउन आया सरकारी बस में 11 रुपए में, 20 किलोमीटर की रास्ता आपने तय की। लोकल ट्रेन में 5 या 10 रुपए का अभी भी 2 से 3 स्टेशन का मिल जाता है, 4-5 स्टेशन तक का वही होगा। यानी अभी भी एक सामान्य लोगों के लिए, जो वाम ने एक शुरू की थी कि आम जनता रह सकता है, जो उड़ीसा में भी देखने को नजर आता है, 5 रुपए से 10 रुपए में आप खाना खा सकते हैं, इस चीज की भरमार है। और टीएमसी ने जितना भी उसने बदमाशी किया हो सीपीएम के खिलाफ, लेफ्ट के खिलाफ, जो भी किया हो, यहाँ पे टीएमसी ने उस चीज को तकरीबन बरकरार रखा, थोड़ी महंगाई बढ़ने के बावजूद भी। और इसलिए वहां की जनता इस धड़े के साथ है, लेफ्ट के साथ, लेफ्ट कांग्रेस और बाकी सबके साथ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि भाजपा जीतेगी तो ये चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है। और उन्होंने उदाहरण भी दिया। दूसरा धड़ा वो है लेफ्ट का, जो कि कहता है कि नहीं, जैसे भी हो बीजेपी को हराना है, भले ही टीएमसी को वोट देना पड़े। यह वही धड़ा है जिसने पिछले चुनाव में, लोकसभा में, टीएमसी को हराने के नाम पे भाजपा को वोट दिया था, लेकिन आज वो भाजपा का विरोध करके वापस टीएमसी या जहां पे लेफ्ट है उसको वोट देने का है। ठीक है। तीसरा धड़ा वो भाजपा का समर्थक है, जो कि एक डर भी है। वहां पर देखा, ऐसे 2 मिले मुझे, जब उन्हें पता चला मैं पत्रकार हूं, एक निष्पक्ष आदमी हूं, तो उन्होंने
अपना दूसरी तरफ से कमल छाप है, यानी उसको जहां कलर आएगी वो उल्टा करके पहन लेगा, अन्यथा वो सीधा पहने, क्योंकि उसको डर है कि उसके ये एक अजीब सा नजारा देखने को मिला। और वो यहां तक मानने को तैयार है कि भाजपा आती है तो यहाँ का सारा कुछ बेच के खा जाएगी, जैसे बाकी राज्यों में देश में हो रहा है। तब मैंने कहा फिर क्यों वोट दे रहे हो भाजपा को? उन्होंने साफ कहा कि एक बदलाव चाहिए, हम देखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से खुलने से लगा कि उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हालांकि हिंदू राष्ट्र की वैसी हवा ना होने के बावजूद भी यह चीज उनके मन में धर गया है कि यदि कांग्रेस खराब है, वाम खराब है, टीएमसी खराब है, तो भाजपा खराब हो तो क्या एक मौका देते हैं। और यह एक चीज से जो यह उभर के आता है कि भारत एक देश होने के बावजूद कई क्षेत्रों में ऐसे बटा हुआ है, राज्यों में या छोटे छोटे देशों में बटा हुआ है, जो कि दूसरे राज्यों से सबक लेने को तैयार नहीं है। यानी गुजरात में जो हुआ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश को उदाहरण देने वाले बहुत सारे लोग थे, जहां 5 से 6 हजार फेक एनकाउंटर हो चुके हैं, जहां नौकरी बिल्कुल खत्म हो चुका है, न्याय व्यवस्था प्रणाली खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका मुख्यमंत्री आके यहाँ पे कहता है कि हमें मौका दो, तो ये धड़ा उसके लिए तैयार है कि हम तुम्हें मौका देंगे, यहाँ भी मजा चखते हैं। यानी आत्महत्या की पूरी प्रवृत्ति है। जी जी, 3 तरह की चीजें आपने बताई, लेकिन मैं कहता हूँ 3 तरह की चीजें अलग रख देते हैं। क्या जो ये इंडियन सेकुलर फ्रंट, वाम दल और कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, और जो है ना आप कह रहे हैं कि लोग इनका अंडरकरंट बहुत ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो ये टीएमसी को नुकसान पहुंचाए और भाजपा को फायदा पहुंचाए? इसकी संभावना थोड़ी हो सकती है, लेकिन यह भी कुछ लोगों ने कहा कि मान लीजिए टीएमसी और लेफ्ट अलाई होता था, उस हालत में क्या होता, जो लोग टीएमसी के खिलाफ हैं वह वोट जो है सो बीजेपी को जाता, आज वो शायद लेफ्ट में आ जाए। तो ये कहना मुश्किल है कि टीएमसी के विरोध के कारण भाजपा को कितना फायदा हुआ, कहना मुश्किल है। भाजपा का एकमात्र ये, जहां जहां भी मैं गया, इनका मैंने एक जुलूस भी देखा, करीब 25-30 लोग होंगे, ज्यादा नहीं है, इनके पास संख्या बहुत कम है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाषण देने के नाम पे इन्होंने लगा रखा है 3 पहिया लगा रखा है, कहीं कोने पे लगा रखा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली होगी, और इसका एक्सटेंशन जो है 2-2 किलोमीटर लगा रखा है, सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन शोर मचा रहे हैं। जय श्री राम का नारा शोर मचा, जी आप कह रहे हैं कि शोर मचा रहे हैं, लेकिन टीवी पे जो तस्वीरें आती हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं देखिए दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है, आप कह रहे हैं कि आदमी नहीं है वहां पे? इसका जो असर बहुत खराब गया है, पता नहीं भाजपा उसको आगे सुना रही है लोगों को कि नहीं, और इसको बंगाली समाज में इस रूप में देखा जा रहा है कि ये औरत खिलाफ है। यह जो मोदी के जो थिंक टैंक है, और उन्होंने जो इसके बात की है कि दीदी ओ दीदी गाना गा रहे हैं, मैं तो सॉरी नहीं गा सकता, लेकिन यह जो है एक बहुत ही घटिया इन्होंने किया, इसके कारण इनका जरूर 2 से 4% वोट जो है सो इनसे खिसक गया है, यह इनका अच्छा नहीं। दूसरी चीज, मैं एक चीज और भी कहूंगा कि ये चुनाव से चुनाव तक की जो राजनीति वाम और बाकी तो कर ही रहे हैं, और इसमें इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस का रोल है, यह ईवीएम में ना गड़बड़ी होने के बावजूद ईवीएम के पहले की प्रक्रिया और ईवीएम की बाद की प्रक्रिया, जो बिहार में भी देखा 10 से 12 सीट में जो राजद ने उनको ऊपर आरोप लगाया था कि जहां 800-900 था, जीत रहा है विपक्ष, उसके बावजूद घोषणा कर दी कि नहीं भाई बीजेपी जीत गया। यह चीज यहां भी हो रहा है और होगा, यानी 10-12 का अंतराल है, तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मदद से यह चुनाव जीत जाएगी। और यदि एक चीज बता दूं, 20-25 का होगा तो यहां भी वैसे ही होगा जैसे बाकी राज्यों में होगा, धीमे धीमे करके भाजपा 6 महीने साल भर के बाद यहाँ की सत्ता अपने हाथ ले लेगी। चलिए ठीक है, तो 2 चीजें निकल के आती हैं कि एक तो जो वाम दल और कांग्रेस और आईएसएफ है, ये गठबंधन जो है मजबूत से लड़ रहा है, भाजपा जो है वो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे लड़ रही है, और लोग कह रहे हैं कि भाई इसको कभी मौका नहीं दिया, इसको मौका दिया जाना चाहिए। और वहीं जो टीएमसी है वो क्या अपनी बादशाहत बचा पाएगी, ये उसके सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन लग साफ रहा है कि आने वाले 4 चरणों का जो मतदान है वो अब कूच बिहार की घटना के आसपास ही रहने वाला है, और क्या चारों जो बाद के मतदान होंगे उन पर भी बड़ी हिंसा का साया कोई मंडरा रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ और चीज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक्स।